कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। इधर सिमरन को शेखर ने फोन भेजा तो उसने फौरन रिया को कॉल किया। सिमरन, हेलो रिया। रिया, सिमरन तुम यार कहाँ चली गई हो और तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या चल रहा है? सिमरन, क्या हुआ? रिया, कुछ गुंडे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो कंपनी में भी गए थे और हॉस्टल में भी आए हुए थे। आखिर ये लोग कौन है और तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? सिमरन, मुझे नहीं मालूम तुम किन लोगों की बात कर रही हो। रिया, अच्छा ये तो बताओ तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और वापस हॉस्टल क्यों नहीं आई? सिमरन फौरन समझ गई कि ये गुंडे उस मीना बाई के ही हैं और वो वहां भी पहुंच गए, इसलिए उसने रिया से झूठ बोलना ही सही समझा। सिमरन, हाँ, वो मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। वो अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई तो मुझे ऑफिस से ही आना पड़ गया और गांव में लाइट नहीं थी, इसलिए कॉल नहीं कर पाई। रिया, वो अब तुम्हारी माँ कैसी है? सिमरन, पता नहीं। रिया, क्या कहा तुमने? सिमरन, हाँ वो अभी ठीक नहीं है। रिया, देखो सिमरन, वार्डन मैडम ने अब तुम्हें यहाँ आने से मना कर दिया है और कंपनी भी तुम्हें नहीं रखना चाहती, इसलिए अब तुम्हें अपना कुछ और बंदोबस्त करना होगा। सिमरन, पर ये लोग कौन है? क्या तुम इन्हें सचमुच नहीं जानती हो? सिमरन, रिया, कुछ दिनों से कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। शायद ये लोग वही हो। रिया, सिमरन, तो तुम्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। सिमरन, हाँ, अब वापस आकर देखती हूँ। रिया, तुम मेरी वजह से काफी परेशान हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ जो कुछ भी मेरी वजह से हुआ। रिया, इट्स ओके यार, तुम माँ का ख्याल रखो और जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे कॉल करना। सिमरन ने फोन रख दिया। सिमरन, सॉरी रिया, मुझे तुमसे एक बार फिर झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। माँ का भी कुछ पता नहीं कि वो किस हाल में होंगी और ये औरत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। शेखर ऑफिस में था कि तभी दादी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मानसी, हेलो सर, दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप फौरन घर आ जाएं। शेखर, मानसी मैं अभी आता हूँ। शेखर ने फौरन गाड़ी निकाली और हवेली आ गया। शेखर, दादी क्या हो गया आपको? मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो आते ही होंगे, आप घबराएं मत, सब ठीक हो जाएगा। दादी की हालत काफी सीरियस थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी कि तभी डॉक्टर अनुज आ गए। उन्होंने दादी का चेकअप किया। अनुज, शेखर, इन्हें फौरन एडमिट करना पड़ेगा, इनकी ब्रीथिंग काफी कम हो चुकी है। हॉस्पिटल के बाहर शेखर बेचैनी से टहल रहा था, तभी अनुज ने बताया कि वो अभी ठीक नहीं है, उन्हें कुछ दिन आईसीयू में ही रहना होगा। शेखर, डॉक्टर, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? अनुज, हूँ, आप जाइए। शेखर ने बाहर से दादी को देखा और वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। आखिर बचपन से उसे दादी ने ही तो पाला था। माँ और पापा के मरने के बाद दादी और दादा ही उसके अपने थे। दादाजी के गुजरने के बाद एक दादी ही थी। इधर सिमरन चुपचाप कमरे में बैठी सोच रही थी कि इस तरह कब तक यहाँ रहेगी। इस तरह किसी पर बोझ बनकर रहना ठीक नहीं है। वो आज ही शेखर से किसी काम के लिए बोलेगी, लेकिन अगर वो लोग उसे पकड़ कर ले गए तो वो क्या करेगी? सिमरन, मैं तो यहाँ से जा भी नहीं सकती, अभी तो मुझे अपनी माँ को भी ढूंढना है, वरना मैं इस शहर से कहीं दूर चली जाती। इधर सोना ने किसी तरह थानेदार को बुलाया। थानेदार, आज सोना रानी को हमारी बड़ी जल्दी याद आ गई, क्या बात है? हमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती क्या? और इतना कहकर उसने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। सोना ने भी उससे प्यार भरी बातें की और खूब शराब पिलाई। जब वो नशे में हो गया तब सोना उससे पूछा,
सोना थानेदार बाबू, एक बात पूछूं, आजकल आप मीनाबाई का कौन सा जरूरी काम कर रहे हो जो मेरे पास नहीं आते? थानेदार, अरे कुछ नहीं, एक चिड़ैया उड़ गई है मीनाबाई के पिंजरे से, बस उसी की तलाश में लगा हूं। वैसे एक बात कहूं, बड़ी हसीन है वो। सोना का दिल चाहा कि अभी उसका गला दबा दे। जिस वर्दी को उसने लोगों की हिफाजत के लिए पहना है, उसे इस जिस्म और पैसे की लालच में बेचने से तनिक भी शर्म नहीं आती। इधर दादी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। शेखर काफी परेशान था। तभी मानसी से उससे कहा कि आप घर जाकर फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं यहाँ दादी के पास हूँ। शेखर, ठीक है, कुछ भी हो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना, ठीक है। और वो वापस आ गया। फ्रेश होकर उसने कॉफी पी, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था कि तभी उसे सिमरन का ख्याल आया, तो वो गेस्ट रूम की तरफ चल पड़ा। सिमरन, शेखर आप आइए न अंदर। शेखर, और आप कैसी है? मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मैंने सोचा पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? सिमरन, हॉस्पिटल सब ठीक तो है, आप ठीक तो है? शेखर, मैं ठीक हूं, मेरी दादी एडमिट है, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाएं। सिमरन, आप परेशान न हो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं शाम को मिलता हूं। इधर थानेदार भी सिमरन की तलाश में लग गया था। उसने कई जगहों पर सिमरन की फोटो दे दी जिससे उसका पता लगा सके। दूसरी तरफ उसके गुंडे उसके इंतजार में भूखों कुत्तों की तरह उसकी तलाशी कर रहे थे। इधर जयेश सिंह ने अपनी पत्नी सुधा से कहा, अरे सुधा, चाची जी हॉस्पिटल में है, सुना है कि हालत बहुत सीरियस है, चलो जाकर मिलकर आते हैं। सुधा तुनक कर, सुनो जी, मर जाती मेरी बला से, उसने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया और मैं उन्हें देखने जाऊं? जाए तो मेरी जूती भीन। जयेश सिंह, सही कहा है, किसी ने तेरे में जरा भी अकल न है। अरे वो बुढ़िया तो अब बचेगी न, और मुझे पता चला है कि शेखर ने अभी किसी भी लड़की के लिए हाँ न की है। अब जरा सोच दिमाग से, इस वक्त अगर हम उसके साथ खड़े रहे तो। सुधा, चलो जी, ये भी करके देख लेते हैं। शेखर डॉक्टर से दादी की सेहत के बारे में पूछ रहा था। अनुज, शेखर, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कोई बात है जिसे वो काफी सोच रही है, इसलिए बार बार उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आपको तो पता ही होगा कि बुढ़ापे में लोग साथ ढूंढते हैं और उन्हें किसी की जरूरत है, किसी अपने की। शेखर जी, डॉक्टर आई नो। शेखर जानता था कि दादी क्या चाहती है। अनुज, खैर आज वो पहले से बेहतर है, आप मिल ले। शेखर जी। जयेश सिंह, बेटा शेखर, चाची जी कैसी है? हमने तो जैसे ही सुना फौरन दौड़े चले आए। भला विपत्ति की घड़ी में आखिर हम नहीं खड़े होंगे तो भला कौन होगा? क्यों सुधा? सुधा, हाँ और नहीं तो क्या, अब इस उम्र में इंसान की क्या इच्छा होगी? चाची जी तो बस इसी चिंता में बार बार बीमार हो जाती है कि तुम्हारा घर बस जाए। जयेश सिंह, बेटा मैं श्रेया को यहाँ भेज देता हूँ, आखिर किसी का होना जरूरी है, कोई अपना होगा तो चाची जी को अच्छा लगेगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। शेखर, अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है, मानसी है जो दादी का ख्याल रख रही है और वो रिकवर कर रही है, आप लोग परेशान न हो। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। सुधा, और आओ, हो गई बेइज्जती, मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें कुछ कसर बाकी हो तो पूरी करवा लेना। जयेश सिंह, अरे भाग्यवान, रुको तो। इधर सिमरन ने नौकरानी से पूछा, सुनो ये शेखर बाबू की हवेली में और कौन कौन है? नौकरानी, शेखर बाबू और उनकी दादी माँ, बाकी नौकर चाकर। सिमरन, उनके माँ बाप। नौकरानी, उनके माता पिता की तो मौत हो चुकी काफी साल पहले, उनको दादी ने ही पाला पोसा है और दादाजी भी कुछ साल पहले गुजर गए। सिमरन, शेखर बाबू ने शादी नहीं की अभी तक। नौकरानी, नहीं बीबी जी, इसलिए दादी माँ हमेशा दुखी रहती है, लेकिन शेखर बाबू शादी के लिए तैयार नहीं होते। कितने सालों बाद वो विदेश से वापस आए हैं। सिमरन, विदेश? नौकरानी, हाँ अमेरिका से आए हैं।
अच्छा आप खाना खा ले, मैं लॉन की सफाई करके आती हूँ। सिमरन शेखर के बारे में सोचने लगी और प्रार्थना की उनकी दादी माँ ठीक हो जाए। शेखर दादी के पास बैठा था और उनके झुर्रियों पड़े गालों को चूमा और उन्हें मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। आज कई दिनों बाद उनकी तबीयत ठीक थी। धीरे धीरे दादी की तबीयत में सुधार हो रहा था और डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की परमिशन दे दी। दादी माँ जब से हॉस्पिटल से आई थी चुप चुप सी रहने लगी थी। उनकी चिंता सिर्फ शेखर के लिए थी कि ना जाने कब वो अपने पोते की शादी को देख पाएंगी। शेखर भी अच्छी तरह समझ रहा था कि दादी माँ को किस बात की चिंता है। सिमरन को कई दिन हो चुके थे शेखर के घर रुके हुए, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इस तरह वो कब तक बोझ बनकर रहेगी। इधर सोना ने गौरी को बता दिया कि थानेदार भी सिमरन की खोज में लगा हुआ है। गौरी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मीना बाई मेरी फूल सी बच्ची के पीछे ही पड़ी है। औरत जात होकर दूसरी औरत के इज्जत की नीलामी करते हुए शर्म भी नहीं आती। आंख थू। सोना गौरी क्या तुम्हें सच में पता नहीं कि सिमरन कहाँ है? गौरी ने सवालिया निगाहों से सोना की तरफ देखा। सोना गौरी मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था कि मैं उसे वहां से निकालने में कुछ मदद कर सकूं, तुम मुझ पर विश्वास करो। गौरी ने हंसते हुए कहा, मैं तो ये सोचती हूँ कि क्या मेरी बेटी मुझ पर विश्वास करेगी। सोना बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं तो फिर मैं अपनी सिमरन को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। जाने उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तभी उसे मीना बाई की आवाज सुनाई दी, इदारा किवाड़ खोल, मैं भी देखूं अभी के अंदर जान है कि नहीं। गौरी सोना अगर मीना बाई ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम छुप जाओ कहीं जल्दी। सोना दरवाजे के पीछे छिप गई। मीना बाई ने गौरी के सामने कुर्सी पर बैठकर अपनी टांगों से गौरी के हाथों को दबाते हुए बोली, ए गौरी सच बता, तूने अपनी बेटी को कहाँ छुपाया? बता दे वरना तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी। गौरी ने अपने हाथों छुड़ाकर कराहते हुए बोली, मीना बाई तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी कहाँ है तो भी मैं तुम्हें नहीं बताती। मीना बाई रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। तेरी बेटी को तो मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन तुझे तड़पा तड़पा कर न मारा तो मेरा नाम मीना बाई नहीं। चल हट। उसने उसे पैरों से धकेल दिया। मीना बाई सुंदारा, इस मनहूस को आज से भूखा रख, मैं भी देखती हूँ कितनी गर्मी बची है। और फिर वो वहां से चली गई। गौरी सिसकियां लेने लगी। सोना गौरी चुप हो जा। अरे तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। उसने फौरन अपनी चुन्नी फाड़कर उसके हाथों पर बांधा। इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गौरी सोना अब तुम जाओ यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इधर शेखर ने सिमरन से पूछा, आपने मुझे बुलाया था, बताए कोई काम है? सिमरन, वो आप मुझे अपने घर में ही कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। शेखर मुस्कुराते हुए, अच्छा क्या काम करना चाहेगी आप? सिमरन, कोई सा भी काम होगा मैं कर लूंगी। शेखर, वो सब छोड़े, मुझे आपसे ये कहना था कि आपको उस आदमी की कंप्लेन करनी चाहिए, बल्कि मैं खुद आपके साथ चलता हूँ। दादी की तबीयत खराब हो गई, वरना ये काम पहले करना था। सिमरन, पुलिस कंप्लेन? नहीं, मुझे किसी की कंप्लेन नहीं करनी। सिमरन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। शेखर सिमरन के इस बिहेव से थोड़ा घबरा गया। ओके, आप रिलैक्स रहे, अगर आपको कंप्लेन नहीं करनी तो ठीक है, छोड़िए। चलिए तैयार हो जाएं, आज मैं आपको घुमा कर लाता हूँ। आप थोड़ा बाहर जाएंगी तो अच्छा फील करेगी। सिमरन, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, और वो उठकर चली गई। शेखर, लगता है वाकई ये काफी डर गई है, लेकिन मैं इन्हें इस तरह कब तक छुपा कर रख पाऊंगा? अगर दादी को पता चला तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा?
इधर मीनाबाई ने थानेदार से पूछा सिमरन के बारे में, तो उसने कहा थानेदार मीनाबाई, मैंने उसकी फोटो कई जगहों पर भिजवा दी है। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं फौरन आपको इत्तिला करता हूँ। वैसे एक बात पूछूं, आखिर उस लड़की के लिए इतनी मशक्कत क्यों कर रही है? मीनाबाई, थानेदार बाबू, आपको आम खाने से मतलब है, आम की गुठलियों के अंदर झांकने की कोई जरूरत नहीं। थानेदार, ये भी बात सही है, मुझे भला क्या बस मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए। इधर शेखर की कंपनी में काफी गड़बड़ी चल रही थी। उसने आज सारी फाइल मंगवाकर चेक की तो उसमें बहुत सारा हेर फेर हुआ था। शेखर ने फौरन ऑफिस के सेक्रेटरी को अपने केबिन में बुलाया। आशुतोष सर, आपने मुझे बुलाया? शेखर, यस। आशुतोष, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतना मिसमैनेजमेंट, कुछ भी रिकॉर्ड सही नहीं। आखिर कंपनी में चल क्या रहा है? आशुतोष सर झुकाए खड़ा था। शेखर का पारा हाई हो रहा था। शेखर, आप इस तरह खड़े क्यों हैं, जवाब दे। आशुतोष सर, ये सारा हिसाब किताब तो जयेश सिंह जी देखते हैं। वो जैसा कहते हैं हम लोग वही करते थे, क्योंकि जब से बड़े सर गए हैं आपकी गैर मौजूदगी में उन्होंने ही सब कुछ संभाला था। शेखर पूरा मामला समझ गया कि उसके न रहने पर यहाँ क्या क्या हो रहा था। शेखर, ठीक है, आप जा सकते हैं। इधर सिमरन ने सोच लिया था कि अगर शेखर ने उसे कोई काम दे दिया तो वो यहाँ रुकेगी, वरना वो कैसे भी करके यहाँ से चली जाएगी और ज्यादा बोझ नहीं बन सकती। शाम को जब शेखर घर आया तो सीधा दादी के पास गया। शेखर, दादी कैसी तबीयत है आपकी? दादी, पहले से बेहतर हूँ, आ बैठ मेरे पास। बहुत थका थका लग रहा है, कोई बात है? शेखर, नहीं, वो आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया इसलिए थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ। अभी आपको देख लिया तो एकदम फ्रेश हो गया मेरी प्यारी दादी। उसने लाड से दादी को गले लगाया। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो अपने कमरे में आकर सोचने लगा कि वो कैसे जयेश सिंह से निपटे। उसके लिए कोई दूसरा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो इस कंपनी के लिए फ्रेशर हो, क्योंकि पुराने लोगों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। इधर जयेश सिंह को कंपनी की ही एक कर्मचारी ने सब कुछ बता दिया। जयेश सिंह, सुनो, तुम नजर रखना उस शेखर पर और जो कुछ हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। कर्मचारी, जी साहब। जयेश सिंह, ठीक है, फोन रखो। शेखर को अचानक से सिमरन याद आ गई। क्यों न उसे ही कंपनी में काम दे दिया जाए और उसे भी इस तरह रहना बुरा नहीं लगेगा। और दादी को पता भी चला तो मैं उनसे कह दूंगा कि वो मेरी ऑफिस स्टाफ है। ये सही है, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। कुछ देर बाद शेखर और सिमरन साथ बैठे थे। शेखर ने हल्की फुल्की बातचीत शुरू की और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। सिमरन जी, मेरा एम काम कंप्लीट है, क्या मेरे लिए कोई जॉब है? शेखर, एक जॉब तो है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताएं। सिमरन, मैं करूंगी, कोई भी जॉब होगी मैं कर लूंगी। शेखर, वेरी गुड। ओके, कल आप ऑफिस आ जाइएगा, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। सिमरन, लेकिन जाना कहाँ है मुझे? शेखर, वो आपको कल पता चलेगा। सिमरन सोच में पड़ गई कि उसके पास तो कोई कपड़े भी ढंग के नहीं है, वो कल क्या पहनेगी? शेखर किन ख्यालों में खो गई आप? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। सिमरन, कैसे कहूँ, आपने वैसे भी मेरी इतनी हेल्प की है और अब। शेखर, आप बार बार एक ही बात करके मुझे शर्मिंदा न करें, ये मेरा फर्ज था। अगर आपको मेरी मदद करनी पड़ी तो क्या आप नहीं करेंगी? सिमरन ने शेखर की तरफ देखा। शेखर, अब बताए भी। सिमरन, बिल्कुल करूंगी। सिमरन, मेरे सारे कपड़े तो? शेखर, ओह सॉरी, इतनी भागा दौड़ी में मुझे तो इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपको किसी चीज की जरूरत है। ऐसा करे, मेरे साथ चले और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ी देर बाद शेखर और सिमरन एक शॉपिंग मॉल पहुंचे। शेखर, सिमरन, आपको जो पसंद आए उसे ले ले।
सिमरन, इतने महंगे कपड़े पहनने की मुझे आदत नहीं है, आप मुझे किसी नॉर्मल शॉप से एक दो जोड़ी दिला दे। शेखर, फॉर गॉड सेक यार, तुम्हारा मैं क्या करूं। और शेखर के इस अंदाज पर सिमरन आज खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके सुर्ख होठों के बीच उसके मोतियों जैसे चमचमाते दांत, जिसे देखकर शेखर भी मुस्कुरा दिया। शेखर ने उसे अपनी पसंद के कपड़े दिलवाए और उसकी जरूरत का और भी सामान। शॉपिंग मॉल से निकलते हुए शेखर ने कहा, चलो आपको भूख भी लगी होगी, चले कुछ खा लेते हैं, यही पास में एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, आइए। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे कि तभी दूसरी टेबल पर बैठा एक शख्स सिमरन को घूर रहा था। सिमरन उसके घूरने से काफी परेशान हो गई थी और अंदर ही अंदर खौफ खाने लगी कि कहीं ये उसी के गुंडे तो नहीं। शेखर ने उसके चेहरे को भावों को देखकर पूछा, शेखर, सिमरन क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो, आर यू ओके? सिमरन, हाँ, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर सिमरन को चुन्नी लाल पहचान गया। उसने अपनी जेब से फोटो निकाली तो वो सिमरन ही थी। उसने मीना बाई को कॉल किया। मीना बाई, हाँ चुन्नी लाल बोलो। चुन्नी लाल, मीना बाई, ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मीना बाई, अरे चुन्नी लाल, हुआ क्या है, क्यों बम की तरह फटे जा रहे हो, और मैंने कोई धोखा नहीं किया है, समझे तुम? चुन्नी लाल, अच्छा, तो फिर मेरी अमानत को किसी और से बेचकर मेरे साथ गेम कर रही हो? मीना बाई, तुम्हारी अमानत बेचकर तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। इधर सिमरन ने शेखर से कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चले यहाँ से। और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। चुन्नी लाल, वो लड़की किसी लड़के के साथ यही सामने बैठी है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों वहां से गायब थे। अरे कहाँ गई, अभी यही थी। मीना बाई, अरे चुन्नी लाल, उसे पकड़ो, मुझसे हिसाब किताब बाद में कर लेना, मैं अभी अपने आदमियों को भेजती हूँ। चुन्नी लाल, हाँ जा रहा हूँ। वो बाहर निकला तो वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। चुन्नी लाल, धत तेरे की, कहाँ फुर्र हो गई मेरी जान। इधर शेखर ड्राइव करते हुए, सिमरन एक बात पूछूं, तुम इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती हो? देखो, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर जो भी बात है मुझसे शेयर कर सकती हो। सिमरन को पहली बार किसी अपने का एहसास हुआ। सिमरन, शेखर, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हालात इसकी इजाजत नहीं देते, वरना मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलती। बस एक बार मैं अपनी माँ से मिल लूं और अपने बारे में जान लूं कि मैं कौन हूँ, तब तो मैं कुछ बता पाऊंगी। मीना बाई, क्या हुआ? चुन्नी लाल, वो लड़की मिली। चुन्नी लाल, नहीं, वो भाग गई। मीना बाई, चुन्नी लाल, तुम्हें पहले उसे पकड़ना चाहिए था न, तो तुम मुझसे ही उलझ पड़े। अच्छा, तुमने उनका पीछा किया? चुन्नी लाल, वो पता नहीं कहाँ चले गए। अब मेरा क्या होगा? मुझे लगता नहीं कि ये मुझे मिल भी पाएगी। मीना बाई, तुम चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ, वो तुम्हारी ही है, ये मेरा वादा है तुमसे। फोन रखते हुए मीना बाई जैसे बिफर पड़ी। इतने साल इस धंधे में हूँ, लेकिन ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। गिन गिन कर बदला लूंगी। इतना तो मैंने किसी को अपने कोठे पर नहीं नचाया जितना इस लड़की ने मुझे नचाया है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।